नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग आयोग को पढ़ रहे थे। हमने सबसे पहले आयोग के बारे में पढ़ा था कि संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग में क्या अंतर होता है। उसके बाद हमने निर्वाचन आयोग को पढ़ा, जहां पर हमने निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को पढ़ा था। आज हमारा तीसरा लेक्चर है इस सीरीज का। इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग को भी हम दो स्तरों पर पढ़ेंगे। एक होगा संघ लोक सेवा आयोग और दूसरा होगा राज्य लोक सेवा आयोग। यह आपके लक्ष्मीकांत के अंदर, नई लक्ष्मीकांत के अंदर 43 चैप्टर और 44th चैप्टर है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं संघ लोक सेवा आयोग से। सबसे पहले यह चीज याद रखिए कि संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण कहलाता है। केंद्रीय भर्ती अभिकरण का मतलब सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र की भर्ती एजेंसी का नाम क्या है, तो याद रखिए संघ लोक सेवा आयोग। यह संघ लोक सेवा आयोग जो है, यह कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और कार्मिक मंत्रालय को कहा जाता है केंद्रीय कार्मिक अभिकरण, सेंट्रल पर्सनल एजेंसी। तो इन दोनों चीजों को अलग अलग याद रखिएगा। केंद्रीय भर्ती अभिकरण पूछा जाए तो संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय कार्मिक अभिकरण पूछा जाए तो कार्मिक मंत्रालय। हमारे संविधान के अंदर कुल 22 भाग हैं। उसमें से भाग 14 जो है वो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक दिया गया है। उसमें जो भाग 14 है, उसमें जो आर्टिकल 315 है 315, वो कहता है कि एक स्वायत्त व संवैधानिक संस्था के रूप में लोक सेवा आयोग होंगे। दरअसल आर्टिकल 315 लोक सेवा आयोग से जुड़ा है। उसके अंदर संघ लोक सेवा आयोग के बारे में भी बताया गया है, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी बताया गया है और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी बताया गया। क्योंकि हम पहले संघ लोक सेवा आयोग पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 15 संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। वहीं अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के संगठन के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, उन्हें उनके पद से कैसे हटाया जाएगा, उनकी स्वतंत्रताएं क्या होंगी, उनकी शक्तियां व कार्यों इत्यादियों का उल्लेख किया गया। अब बात करते हैं इसकी संरचना या गठन की। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्यों द्वारा मिलकर गठित होता है। यानी हमारे संविधान में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या को निर्धारित नहीं किया गया और सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को दिया गया। तो याद रखिएगा कि एग्जाम में कभी ऐसा सवाल आए कि संघ लोक सेवा आयोग में कहता है कि एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, क्योंकि सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, ये राष्ट्रपति निर्धारित करता है। वहीं इसके साथ ये भी याद रखिए कि हमारे संविधान में संघ लोक सेवा आयोग या आयोग के सदस्यों की योग्यताओं का भी उल्लेख नहीं है कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए। बस ये जरूर कहा गया है कि आयोग के आधे सदस्य ऐसे होंगे जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखते हों। योग्यताओं का उल्लेख नहीं है, बस इतना कहा गया है कि जितने भी सदस्य होंगे उसमें से आधे ऐसे होंगे जो सेंटर या स्टेट के अधीन 10 वर्ष तक सरकारी कार्य का अनुभव रखते हैं। जहां तक इनकी सेवा शर्तों की बातें हैं कि अध्यक्ष और सदस्यों की सर्विस कंडीशंस कैसी होंगी, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो जब वो अपने पद को ग्रहण करते हैं, पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए तब तक पद धारण करते हैं। या तो 6 वर्ष की कार्यकाल पहले समाप्त हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु पहले समाप्त हो जाए। वहीं अगर हम इनकी बर्खास्तगी या निलंबन की बात करें तो ये लोग संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्य हैं, ये अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपना त्याग पत्र, अपना रेजिग्नेशन कभी भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले इन्हें निम्नलिखित परिस्थितियों के द्वारा हटा सकता है। पहला, यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, बैंकरप्ट, यदि वह अपने पद पर रहते हुए अपने पद के बाहर किसी ऐसे कार्य में लगा है जहां से उसे इनकम मिलती है, वैतनिक नियोजन, या फिर राष्ट्रपति की नजर में वह मानसिक व शारीरिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो, तो इन 3 परिस्थितियों में राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा सकता है।
लेकिन इसके अलावा एक अन्य तरीका भी होता है, वो होता है कदाचार। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को कदाचार के कारण भी हटा सकता है। लेकिन जब कदाचार का मामला होता है तब राष्ट्रपति को इसकी जांच उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से करवानी होती है, और सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद जैसा राष्ट्रपति को सलाह देगा वो राष्ट्रपति को माननी पड़ती है। यानी कदाचार के आधार पर भी राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन कदाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करवानी अनिवार्य होती है, और जब तक जांच चलती है तब तक राष्ट्रपति उस आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन हटाएगा कब? कदाचार के आधार पर जब सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करे कि वो दोषी है, तभी वो उसको उसके पद से हटा सकता है। और याद रखिएगा, राष्ट्रपति को यह सलाह माननी बाध्यकारी होती है। हमारे संविधान में कदाचार को भी परिभाषित किया गया है आयोग के संदर्भ में। उसमें कहा गया है कि अगर वह भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित हो, यानी कोई सदस्य या अध्यक्ष कदाचार का दोषी तब पाया जाता है यदि वो भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी एग्रीमेंट से जुड़ा है, या फिर किसी निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ का भाग लेता है। निगमित कंपनी का मतलब होता है एक निर्धारित कानून के तहत पंजीकृत कंपनी, उसका सदस्य है या फिर सदस्यों के साथ जुड़ा हुआ है और उसके अंदर किसी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़कर किसी प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदारी करता है, तो वो कदाचार के आधार पर दोषी माना जाता है। अब वो दोषी है या नहीं, इसकी जांच तो हमारा उच्चतम न्यायालय ही करेगा, लेकिन याद रखिए हमारे संविधान में आयोग के सदस्यों के कदाचार को परिभाषित किया गया। इसके साथ साथ एक पॉइंट है कार्यवाहक अध्यक्ष। देखिए, सामान्यतः एक अध्यक्ष होता है, कुछ सदस्य होते हैं, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कभी संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो उसका पद रिक्त हो गया है, अभी नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, या फिर जो अध्यक्ष है वो अपना कार्य करने में असमर्थ है, किसी कारण से अनुपस्थित है, तब ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को अमूमन मामलों के अंदर जो भी वरिष्ठ होता है, लेकिन संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। कब नियुक्त कर सकता है? या तो जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, या फिर अध्यक्ष अपना काम करने में असमर्थ हो, या उसका पद पर वो अनुपस्थित हो। जब परमानेंट अध्यक्ष कार्यभार संभाल लेगा तो कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यभार समाप्त हो जाएगा, वो वापस से अपने सदस्य के रूप में कार्यभार संभालेगा। कार्यवाहक अध्यक्ष केवल एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है ताकि अध्यक्ष का पद कभी भी रिक्त ना हो। अगर हम इसकी कार्य व शक्तियों की बात करें, आगे चलकर हम अनुच्छेद का भी उल्लेख करेंगे। एक है आर्टिकल 320, उसके अंदर लोक सेवा आयोग के कार्य दिए गए हैं जो सामान्यतः संघ और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के माने जाते हैं। इसके अंदर पहला कार्य यह कहा गया कि संघ लोक सेवा आयोग का कि यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। कि जो अखिल भारतीय सेवाएं जो 3 हैं, केंद्रीय सेवाएं जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर सिविल सेवाओं की भर्ती करवाना संघ लोक सेवा आयोग का कार्य होता है। इसके साथ साथ दूसरा कार्य यह होता है, यदि कोई 2 या 2 से अधिक राज्य संघ लोक सेवा आयोग से यूपीएससी से अनुरोध करते हैं कि हमारे यहाँ राज्यों में कुछ विशेष योग्यता वाले लोगों की जरूरत है, आप लोग उसके एग्जाम को कंडक्ट करवाएं, तब 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर यूपीएससी उनके लिए कुछ विशेष योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों के लिए भी परीक्षाएं आयोजित कर सकता है या सहायता कर सकता है। तीसरा, यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है कि वो उस राज्य की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करे, यानी किसी राज्य का जो गवर्नर है, राज्यपाल, वो यूपीएससी से कहता है कि हमारे राज्य में आप कुछ विशेष लोगों की भर्ती करें या हमारी विशेष जरूरतों की पूर्ति करें, तो संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य की राज्यपाल की सिफारिशों को मान सकता है, उसकी सलाह को मान सकता है, उसकी रिकमेंडेशन को मान सकता है। लेकिन ऐसा संघ लोक सेवा आयोग तभी करेगा जब राष्ट्रपति उसकी मंजूरी दे। यानी याद रखिए कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही यूपीएससी राज्य के राज्यपाल की जरूरतों की पूर्ति करेगा। इसके साथ साथ आयोग निम्नलिखित विषयों पर परामर्श भी देता है, वो तो उसके कार्य थे।
हालांकि संघ लोक सेवा आयोग के सभी कार्य सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, परामर्शकारी ही होते हैं, लेकिन आयोग निम्नलिखित विषयों पर भी परामर्श देता है। पहला, सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए जो भर्ती की मेथड्स हैं उसके संबंध के विषयों पर वो केवल सलाह देता है, परामर्श देता है कि भर्ती की ये प्रक्रिया होनी चाहिए, पीएससी के अंदर, यूपीएससी के अंदर इस प्रकार का पैटर्न होना चाहिए, प्री के अंदर क्वालिफाइंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आखिरी में तो कार्मिक मंत्रालय ही तय करेगा, सरकार ही तय करेगी, लेकिन ये परामर्श देता है। इसके अलावा सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में, उसका प्रमोशन करने में, एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसफर करने में जो सिद्धांत उपयोग किए जाते हैं उसके बारे में सिफारिश करना। ट्रांसफर करने की सिफारिश नहीं करता, प्रमोशन करने की सिफारिश नहीं करता, उससे संबंधित जो प्रिंसिपल्स हैं, जो गाइडलाइंस है उसके बारे में सिफारिश करता है। और वो जो अभ्यर्थी हैं जिसका प्रमोशन हो रहा है, जिसका ट्रांसफर हो रहा है, उसकी योग्यताओं पर विचार विमर्श करता है। देखिए, ट्रांसफर करेगा विभाग का अध्यक्ष, लेकिन ये केवल सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करता है या फिर उसकी योग्यताओं के बारे में रिकमेंडेशन करता है। इसके साथ साथ भारत सरकार में सिविल सेवक की हैसियत से कार्य करते समय सभी अनुशासनिक विषयों पर, यानी जब भी आप सिविल सेवा में जाते हैं तो आपके ऊपर कुछ अनुशासनिक विषय लागू होते हैं, क्योंकि एक सिविल सेवक को एक निर्धारित अनुशासन में रहकर ही कार्य करना होता है। अब जो अनुशासन से संबंधित विषय हैं उसके संबंध में संघ लोक सेवा आयोग सिफारिशें दे सकता है। चौथा, सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के समय उसके विरुद्ध अगर कोई कानूनी कार्यवाही की जाती है, उस कानूनी कार्यवाही को करते समय जो खर्च होता है उसके संबंध में संघ लोक सेवा आयोग परामर्श देता है। मान लीजिए कोई सिविल सेवक है, वो अपने कार्य को कर रहा है, अपने कार्य को करने के दौरान उसके खिलाफ कोई लीगल मामला चल रहा है, कोई विधिक कार्यवाही शुरू हो गई है, अब उसका बचाव कर रहा है, उस बचाव के दौरान जो खर्चा होता है उसके संबंध में यूपीएससी सरकार को परामर्श देता है। किसको परामर्श देता है? कार्मिक मंत्रालय को। पांचवा, भारत सरकार के अधीन सिविल सेवक की हैसियत से काम करने के दौरान अगर किसी व्यक्ति को क्षति हुई है तो उसके पेंशन का दावा या पेंशन की राशि का निर्धारण करना। यहां पर टेंशन लिखा हुआ है, हालांकि टेंशन सभी को होती है, लेकिन यहां पर सही होगा पेंशन का दावा। पेंशन का दावा या पेंशन की राशि का निर्धारण करने के संबंध में भी परामर्श देता है। इसके अलावा यह भी याद रखिए कि हमारे संघ लोक सेवा आयोग पर कुछ सीमाएं हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन है जहां पर यूपीएससी परामर्श नहीं देता। सवाल हमेशा इस प्रकार से कंफ्यूज करता है कि संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित मामलों में परामर्श देता है, तो उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट डाल देंगे जिसमें वो परामर्श नहीं देता। जैसे पिछड़ी जातियों की नियुक्ति पर आरक्षण देने के मामले, जो कि आर्टिकल 16(4) से जुड़े हैं, कि जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वहां पर जो पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी हैं, उनको रिजर्वेशन देने से संबंधित ये कोई भी परामर्श नहीं देता। सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए एससी एसटी के दावों को ध्यान में रखना, इस पर भी संघ लोक सेवा आयोग कोई परामर्श नहीं देता। यह आर्टिकल 335 से जुड़ा है। इसके अलावा आयोग या प्राधिकरण में किसी अध्यक्ष को नियुक्त करना है, किसी हाई लेवल के पद पर नियुक्त करना है, या फिर ग्रुप सी या डी के अधिकतर पदों पर नियुक्त करना है, वहां पर भी यूपीएससी कोई परामर्श नहीं देता। इसके साथ साथ किसी पद के लिए अगर कोई अस्थायी नियुक्ति हो रही है जो कि 1 वर्ष से कम अवधि के लिए भी है, तो वहां पर भी यूपीएससी कोई परामर्श नहीं देता। हाँ, अगर कोई ऐसी अपॉइंटमेंट हो रही है जो 1 वर्ष से ज्यादा समय के लिए हो रही है तो वहां पर यूपीएससी परामर्श देता है, लेकिन जो 1 वर्ष से कम समय के लिए होती है वहां पर यूपीएससी कोई परामर्श नहीं देता। इसके साथ ये भी याद रखिए, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, किसी सेवा या किसी विषय को हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवाओं के संबंध में नियम बना सकता है, और जब राष्ट्रपति इस प्रकार के नियम बनाता है तो उसे यूपीएससी से परामर्श लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो नियम बनाएगा और उस नियम को बनाने के 14 दिनों के अंदर उसे संसद में रखना होता है। संसद चाहे तो उसमें संशोधन कर सकती है, चाहे तो खारिज भी कर सकती है, चाहे तो स्वीकार भी कर सकती है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है सीमाएं में। इन मामलों में संघ लोक सेवा आयोग बिल्कुल भी परामर्श नहीं देता। प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, आर्टिकल 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन से जुड़ा है। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे स्पष्टीकरण के साथ संसद के समक्ष रखवाता। स्पष्टीकरण का मतलब होता है कि
आयोग की सिफारिशों को, किन सिफारिशों को सरकार ने माना और किन को नहीं माना। आयोग के सुझाव कुल मिलाकर सलाहकारी नेचर के होते हैं। ये सरकार की इच्छा है कि वह उन्हें माने या ना माने, पर सरकार की एकमात्र जवाबदेही क्या है कि वह संसद को आयोग को सुझावों को न मानने का कारण बताए। इसी को बोलते हैं स्पष्टीकरण। कुछ तथ्य याद रखिए। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? केंद्रीय भर्ती अभिकरण। संसद चाहे तो इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है। अध्यक्ष या जो सदस्य होते हैं वो ना ही पुनर्नियुक्त होते और ना ही दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें चुना जाता। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। इसके साथ ये भी याद रखिए कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्य होते हैं उनके जो वेतन, भत्ते, पेंशन होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। संचित निधि को समेकित निधि भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्सिलेटेड फंड ऑफ इंडिया। और भारित व्यय का मतलब होता है जिसमें संसद केवल चर्चा करती है, मतदान करने का अधिकार उसमें नहीं रखती। कुछ तथ्य और याद रखिए। सबसे पहले लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में जो प्रावधान किया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था, जिन्हें हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से जानते हैं। और अधिनियम में प्रावधान था लेकिन गठन नहीं हुआ। आगे चलकर इस प्रावधान का मूल्यांकन करने के लिए ली आयोग बनाया गया और ली आयोग की ही सिफारिश पर आगे चलकर 1926 में जाकर भारत में पहले लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, जिसे संघीय लोक सेवा आयोग कहा जाता था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और वो जो 1926 में लोक सेवा आयोग बना था वो केंद्र सरकार की भर्ती भी करता था और राज्य सरकारों के लिए भी भर्ती करता था। तो पहला आयोग कौन सा था जिसमें प्रावधान था? 1919 में। उस प्रावधान का मूल्यांकन करने के लिए बना ली आयोग, और ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में पहले संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष बने पहले सर रॉस वार्कर। आगे चलकर 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंदर यह प्रावधान किया गया कि नहीं, अलग अलग लोक सेवा आयोग होने चाहिए। संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, उसे संघीय लोक सेवा आयोग कहा जाता था उस समय। राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। तो हमारे यहां जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में दिया गया है वो 1935 के अधिनियम पर आधारित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष बने वो बने श्री एच.के. कृपलानी। पहली महिला अध्यक्ष जो लोक सेवा आयोग की बनी वो थी रोज मिलियन बाथू। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना। एक सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग की निष्पक्षता व स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन से प्रावधान किए? पहला, कार्यकाल की सुरक्षा, बिना कारण उन्हें हटाया नहीं जाता। 6 वर्ष व 65 वर्ष निर्धारित है। नियुक्ति के पश्चात उनकी सर्विस कंडीशन में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता। उनके वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। उन्हें डर नहीं है कि उनके वेतन भत्तों में कटौती हो जाएगी। और आखिरी, पुनर्नियुक्ति पर हो, उन्हें यह लालच नहीं रहता कि उनको दोबारा से नियुक्त किया जाएगा, तो वो अपना निष्पक्ष व स्वतंत्र रहकर अपना कार्य कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की। राज्य लोक सेवा आयोग कुल मिलाकर संघ लोक सेवा आयोग से जुड़ा है। आपको मेन प्रावधान याद रखने हैं संघ लोक सेवा आयोग के। संघ लोक सेवा याद है तो राज्य लोक सेवा आयोग ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बिल्कुल जरा जरा सा अंतर है जो आपको ध्यान रखना है। भाई, भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग चाहे राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे राज्य संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते थे, सदस्यों की संख्या तय नहीं थी, राष्ट्रपति निर्धारित करता था। वैसे ही राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है। निर्धारित कौन करता है? सेंटर में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। जैसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख नहीं था, तो यहां पर भी योग्यताओं का उल्लेख नहीं है। बस वही कहा गया है कि आधे सदस्य ऐसे होंगे जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव रखते हो, बाकी आधे कोई भी हो सकते हैं। सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति निर्धारित करता था, यहां पर राज्यपाल निर्धारित करता है। कार्यकाल देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष या 65 वर्ष, यहां पर 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। वहां पर कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त करता था राष्ट्रपति, यहां पर कौन करेगा? राज्यपाल। वहां पर सेवा शर्तें कौन तय करता था? राष्ट्रपति। यहां पर कौन तय करेगा? राज्यपाल। वहां पर वेतन भत्ते कहां पर भारित होते थे? भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते थे, लेकिन यहां पर किसके होंगे? राज्य की संचित निधि पर। जिस राज्य का लोक सेवा आयोग है उस राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होंगे। अब मुख्य पॉइंट क्या याद रखना है?
देखिए, सेंटर में जो संघ लोक सेवा आयोग होता है वो अध्यक्ष व सदस्य अपना रेजिग्नेशन भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना रेजिग्नेशन राज्यपाल को देते हैं। सेंटर में सस्पेंड करने का अधिकार संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति को है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को सस्पेंड करने का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग हो। इन तीनों मामलों में अध्यक्ष के सदस्यों व अध्यक्ष के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। याद रखिए, आयोग के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। और हटाने का आधार कही है, वही हटाने का आधार है जो संघ लोक सेवा आयोग में पड़ा था। 3 सामान्य आधार थे: दिवालिया, वैतनिक नियोजन पर लगा होना, या फिर शारीरिक व मानसिक रूप से असक्षम होना। और तीसरा, कदाचार का दोषी। और कदाचार का दोषी की जांच कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। ये नहीं है कि राज्य लोक सेवा आयोग है तो उच्च न्यायालय जांच करेगा, उच्चतम न्यायालय ही जांच करेगा। और उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। सस्पेंड अगर करना है तो राज्यपाल करेगा, वो राष्ट्रपति नहीं करेगा। कार्य व शक्ति वही राज्य सरकार में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं को आयोजित करना, राज्यपाल के द्वारा दिए गई सलाह विषयों पर सलाह देना, ट्रांसफर, पदोन्नति, अनुशासनात्मक विषयों पर सिफारिशें करना। जैसे संघ लोक सेवा आयोग अपना आर्टिकल 323 के तहत अपना रिपोर्ट, प्रतिवर्ष रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता था, वैसे ही राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देंगे? राज्यपाल। और राज्यपाल उसे कहा रखवाएगा? विधानमंडल में स्पष्टीकरण के साथ। जैसे संघ लोक सेवा आयोग की सलाह केवल सिफारिशी थी, केवल सलाहकारी थी, उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह भी सलाहकारी, केवल सिफारिशी होती है। इसे मानना या न मानना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। बस राज्य सरकार को यह बताना पड़ता है कि उन सिफारिशों को क्यों नहीं माना गया, यानी स्पष्टीकरण देना पड़ता है। वहीं अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 से राज्य के पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अधिसूचना क्रमांक इसको 27 अक्टूबर 1956 के अनुसार किया था। तो ये तारीख याद रखनी है, 27 अक्टूबर 1956। ये कुछ अध्यक्ष रहे हैं। पहले अध्यक्ष आप जानते हैं डॉक्टर श्री DV रेगे थे। वर्तमान में अगर हम बात करें तो भास्कर चौबे हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो इन आयोग के अध्यक्ष को थोड़ा सा याद रखें। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा अध्यक्ष रहा या कौन सा अध्यक्ष नहीं रहा। ठीक, अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की। देखिए, संविधान में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की है, वही आर्टिकल 315 में। लेकिन इसका गठन संघ या राज्य लोक सेवा आयोग की तरह प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा न होकर राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। याद रखिए कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संसद के एक अधिनियम, एक कानून के द्वारा किया जाता है। बेशक इसका उल्लेख संविधान में है, लेकिन इसका गठन संसद के कानून के द्वारा किया जाता है। इसलिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था ना होकर एक सांविधिक संस्था है। और ऐसा कब होता है? जब 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करें। किससे अनुरोध करें? संसद से। और इसका प्रस्ताव अपने राज्य की विधानमंडल से पास कर संसद से आग्रह करें। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग केवल एक ही बार बना है, 1966 में। जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो पंजाब और हरियाणा के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। याद रखिए, संघ लोक सेवा आयोग हो या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य में लोक सेवा आयोग में राज्यपाल। कार्यकाल इसका राज्य लोक सेवा आयोग के समान होता है, 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे? राष्ट्रपति को। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन रिपोर्ट किसे देंगे? संबंधित राज्यों के राज्यपाल को। जैसे पंजाब हरियाणा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, तो 2 रिपोर्ट बनेंगी। एक रिपोर्ट पंजाब के राज्यपाल को दी जाएगी, दूसरी हरियाणा के राज्यपाल को, और दोनों अपने अपने विधानमंडल के समक्ष रखेंगे। अब इसके साथ ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार आर्टिकल से सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारा संविधान का भाग 14 2 चैप्टर्स में बटा हुआ है। पहले चैप्टर का नाम है सेवाएं,
दूसरे चैप्टर का नाम है लोक सेवा आयोग, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान। लेकिन चैप्टर 1 सेवाओं से जुड़ा है। सेवाओं का मतलब जो सेंटर की सेवाओं में काम करते हैं, जो राज्य की सेवाओं में काम करते हैं, जो संघ राज्य क्षेत्रों की सेवाओं में काम करते हैं, उसके बारे में। तो सेवाओं के अंदर हमको 4 आर्टिकल पढ़ने हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 309, 310, 311 और 312। इसमें 2 आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 311 और 312। सबसे पहले अनुच्छेद 309। अनुच्छेद 309 यह कहता है कि संसद व राज्य विधायिका को क्रमशः केंद्रीय व राज्य सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार। यानी सेंटर के अंदर जो संघ की सेंटर की सेवाओं में काम करते हैं वहां पर संसद नियम बनाती है। जो राज्य की सेवाओं में काम करते हैं तो वहां की राज्य की विधानमंडल नियम बनाती है। लोक सेवा आयोग की बात नहीं हो रही। लोक सेवा आयोग के बारे में राष्ट्रपति और राज्यपाल तय करते हैं, लेकिन सिविल सेवाएं जो होती हैं संघ और राज्य, केंद्र या राज्यों की, वहां पर संसद और राज्य की विधानमंडल नियम बनाती है। अनुच्छेद 310 कहता है कि अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति की अनुमति से ही पद पर बने रह सकते हैं, और इसी प्रकार राज्य की लोक सेवाओं के सदस्य राज्य के राज्यपाल की अनुमति से ही पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन याद रखिए, देखिए, सेंटर या अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति जो सिविल सेवाओं में काम करते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और वो राष्ट्रपति की अनुमति तक ही अपने पद पर रहते हैं। जो लोग राज्य लोक सेवा आयोग का एग्जाम देते हैं, राज्य की सिविल सेवाओं में काम करते हैं, उन पर नियुक्ति राज्यपाल करता है, और राज्यपाल की अनुमति तक ही वो अपने पद पर रहते हैं। अनुमति पर रहने का मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 311 इसी बात को स्पष्ट करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके द्वारा लोक सेवाओं के लिए संरक्षण दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 311। लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उस प्राधिकारी के नीचे के स्तर के प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या पदच्युत नहीं किया जा सके। यानी जिस व्यक्ति ने नियुक्त किया है उसे उससे नीचे के अधिकारी द्वारा हटाया नहीं जा सकता। और याद कीजिए, राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है तो राष्ट्रपति से नीचे कोई हटा नहीं सकता। राज्यपाल ने नियुक्त किया है तो राज्यपाल से नीचे उसे कोई हटा नहीं सकता। साथ में इसमें यह भी कहा गया कि इस अनुच्छेद में यह भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उस पर लगाए गए आरोपों की सूचना देने के बाद जांच किए बिना और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना उसे ना तो हटाया जा सकता है, ना ही उसे सस्पेंड, ना ही उसके रैंक में कमी लाई जा सकती है, ना ही उसे पदच्युत किया जा सकता। तो 2 पॉइंट याद रखिए। सबसे पहले अनुच्छेद 311 के अंदर पहला कि जिस व्यक्ति ने नियुक्त किया है उससे नीचे का व्यक्ति उसे नहीं हटा सकता, और उसे हटाने से पहले उसे उसके कारण बताए जाएंगे और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़ा है। आर्टिकल 312 संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के गठन करने का अधिकार देता है। यानी किसको देता है? संसद को। लेकिन संसद ऐसा तभी कर सकती है जब राज्यसभा राष्ट्र हित में ऐसा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का अधिकार किसे है, तब याद रखना है संसद को। लेकिन यह पूछा जाए कि नई अखिल भारतीय सेवा से संबंधित या गठन करने से संबंधित प्रस्ताव लाने का अधिकार किसे है, तो राज्यसभा को। तो प्रस्ताव केवल राज्यसभा ला सकती है, और राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से अगर यह प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्र के हित में है नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना, तब आगे जाकर संसद उस पर कार्यवाही करेगी। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। प्रस्ताव कौन लाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा जब प्रस्ताव ले आएगी तब प्रक्रिया शुरू होगी, और प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों से पारित होगी, और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करेंगे तब जाकर नई अखिल भारतीय सेवा का गठन होगा। दूसरा सवाल, केवल राज्यसभा को ही इस प्रकार का प्रस्ताव लाने का अधिकार क्यों है? क्योंकि राज्यसभा का मतलब होता है राज्यों की सभा, और अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं वो राज्यों में काम करते हैं, इसलिए राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया। याद रखिए, वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस।
जब हमारा संविधान, हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय केवल दो ही अखिल भारतीय सेवाएं थी, आईएएस और आईपीएस। पहले उसे आईएएस ना कहकर आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। बाद में उसका नाम आईएएस कर दिया गया। जो हमारी भारतीय वन सेवा थी वो 1966 से ही हमारे सामने आई। कुछ आर्टिकल्स को हमेशा याद रखिएगा। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 316 जो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 317 आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों की कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है उनके पद पर बने रहने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में प्रावधान करता है। 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति देता है, जो कि संसद को है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के खर्च की बात करता है, जो कि संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। आर्टिकल 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट की बात करता है, जो कि संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को देता है, राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को देता है और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग संबंधित राज्यों के राज्यपाल को देते हैं। कई बार आर्टिकल मैच द कॉलम के अंदर आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाता है। एक आर्टिकल, इसमें मैं बहुत सारे आर्टिकल हमने इसमें देखे 315 से 323 तक, लेकिन मैंने आपको बताया था एक आर्टिकल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, वो है अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिशत। इसमें 4 प्रावधान है, ये आपको जरूर याद रखने हैं। एग्जाम के अंदर बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष भी होते हैं, सदस्य भी होते हैं। तो यूपीएससी का जो चेयरमैन है, जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो वो भारत सरकार या राज्य सरकार किसी भी पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा, वापस से यूपीएससी का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता, अन्य किसी भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं करे। क्लियर है? यूपीएससी का चेयरमैन। दूसरा, किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। यानी एक राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है, एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है, वो 3 चीजें अपने कार्यकाल के बाद 3 चीजों पर हो सकता है। यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बन सकता है। इन 3 के अलावा अन्य किसी भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होगा। यूपीएससी का चेयरमैन रिटायरमेंट के बाद, कार्यकाल की समाप्ति के बाद किसी पद को धारण नहीं कर सकता, लेकिन किसी राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन 3 पद को धारण कर सकता है, या तो यूपीएससी का चेयरमैन या यूपीएससी का सदस्य या किसी राज्य लोक सेवा, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। अपने ही राज्य में, राज्य लोक सेवा आयोग के में दोबारा से अध्यक्ष नहीं बन सकता, किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बन सकता है। तीसरा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य। यूपीएससी के चेयरमैन की बात नहीं हो रही है, यूपीएससी के किसी मेंबर की बात हो रही है। उसका कार्यकाल पूरा हो गया है तो वो क्या क्या बन सकता है? वो 2 चीजें धारण कर सकता है, या तो वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है या वो किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। यानी यूपीएससी का जो मेंबर है वो अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद या तो यूपीएससी का चेयरमैन या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। इसके अलावा वो किसी भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन का पात्र नहीं होगा। अब बात करते हैं किसी राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर की। यहां पर हमने किसकी बात की? सबसे पहले हमने बात की संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, फिर हमने बात की किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की। अब हम बात कर रहे हैं किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य, यानी किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई मेंबर। वो कौन कौन सा पद धारण कर सकता है? कोई यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, किसी यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बन सकता है। यानी कोई लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का मेंबर है तो वो क्या क्या बन सकता है? यूपीएससी का मेंबर, यूपीएससी का चेयरमैन, किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अन्य किसी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। ये जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल 319 के 4 प्रावधान एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है।
ठीक। तो आज हमने अपनी आयोग की सीरीज का तीसरा लेक्चर पढ़ा। सबसे पहले हमने आयोगों के बीच में अंतर क्या है उसको पढ़ा, संवैधानिक आयोगों को शुरू किया था, निर्वाचन आयोग पढ़ा, राज्य निर्वाचन आयोग। आज हमने संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को पढ़ा। आगे हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, और अगर आपने पहले 2 लेक्चर नहीं सुने हैं तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून।